नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डोनेशन से रिलेटेड, जो पार्टियों को डोनेशन मिलता है ना। इससे रिलेटेड थोड़ा सा बात करेंगे। तो चूंकि यह मामला इसलिए सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला जो है फिर से उठा है और सर्वोच्च न्यायालय में गया हुआ है। तो फिर से इस पे देखते हैं फिर क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो अभी तक जो भी मुख्य रूप से ढांचा है इसका, उससे संबंधित हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो आपने एक चीज सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड का, है ना। बहुत पहले से ही चल रहा था ये मामला इलेक्टोरल बॉन्ड। तो उसी से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। एक चीज दिमाग में आपके बन रहा होगा कि ये जो पार्टियां हैं, जैसे कोई भी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, या जेडीयू हो गया, आरजेडी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, सभी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एनीवन पार्टी। वह पार्टी जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे कि देश के किसी भी कोने में जब चुनाव होता है, और चुनाव में आजकल के चुनाव में आपने तो देखा ही, आजकल के चुनाव में तो मतलब पैसा चाहिए किसी व्यक्ति को, अगर पैसा नहीं है तो मुख्य रूप से वो चुनाव नहीं जीत सकता। ये तो बात है। तो चुनाव में अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा खर्च आता है। अब खर्च आता है तो कहाँ से खर्च आएगा? पार्टियों के पास जो है वो खर्च कहाँ से आएगा? तो खर्च मुख्य रूप से इनको दो तरह से मिलता है। अभी कहीं किसी कंपनी में तो कमाते नहीं है, कंपनी में नहीं कमाने के बावजूद भी इतने बड़े लेवल पे 25 लाख 26 लाख, कई करोड़, कई मतलब कई करोड़ तक खर्चा हो जाता है। तो ये खर्चा जो होता है, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? अभी बहुत सारी पार्टियां कहती हैं कि हमारे जो मुख्य रूप से सदस्य हैं या हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वह कार्यकर्ता डोनेट करते हैं। तो डोनेट होता क्या है, डोनेशन होता क्या है? तो आइए चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि डोनेशन ये होता क्या है। तो ये जो डोनेशन होता है दो तरह का होता है, ठीक ना। ये डोनेशन जो होता है वह दो तरह का होता है, एक नामजद और एक गुमनामी। अब गुमनामी और नामजद में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसको देखिए। जो नामजद होता है उसमें देखेंगे कि दो तरह के लोग इसमें डोनेशन देंगे। किसको डोनेशन दिया जा रहा है? किसी भी पार्टी को, एक्स वाई जेड कोई पार्टी है, ठीक ना, एक्स वाई जेड कोई भी पार्टी हो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कोई स्पेशल एक पार्टी की बात नहीं की जा रही है। देश में जितनी पार्टियां हैं सभी पार्टियों का खर्चा धंधा पानी ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो ये समझ जाइएगा। तो नामजद जो पार्टियां हैं वो दो तरह से पैसा कमाती है, मतलब नामजद रूप से जो है पैसा किस तरह से कमाती हैं पार्टियां। तो एक तो उनके जो मेंबर हैं, मेंबर का मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो उनके मुख्य रूप से देखा जाए अनुयायी हैं, अनुयायी का मतलब कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ठीक ना, जो पार्टी के कार्यकर्ता जो है। तो कार्यकर्ता कब बनते हैं कोई व्यक्ति? तो कार्यकर्ता में आप देखेंगे कि एक तो कुछ फी लगती है उनकी, ठीक ना, फी लगती है तो कार्यकर्ता बनता है। फिर ईयरली फी भी उनकी लगती है, ठीक ना, ईयरली फी भी उसमें लगती है, तो कार्यकर्ता बनते हैं। फिर इसमें से कार्यकर्ता भी कोई ऐसा होगा जो क्या करता है, डोनेशन प्रत्यक्ष रूप से करता है, अपने पार्टी के नाम से प्रत्यक्ष रूप से कुछ रुपया जो है प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, डोनेशन करता है। अब आप कहेंगे कि कितना इतना पैसा हो, मतलब डोनेशन हो जाएगा कि पार्टी को इतने बड़े लेवल पे पैसा मिल जाएगा? तो मैं अभी बता ही रहा हूँ आपको कि ये तीन पार्ट, मुख्य रूप से तो दो पार्ट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि तीन पार्ट से पैसा मिल रहा है, एक दो और एक इसको भी ले सकता है, तीन पार्ट, तीन तरह से पैसा मिलता है। अब कैसे? एक तो कार्यकर्ता इसके जो पैसा दे रहे हैं, ठीक ना, चाहे जिस रूप में दो, चाहे जिस रूप में ये दे कार्यकर्ता, जैसे पहली बार अगर कार्यकर्ता बन रहा है तब, चाहे जो भी है, तो इनकी कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी तो सीधी सीधी बात है कि इनका जो है डोनेशन भी क्या हो जाएगा, वह बढ़ जाएगा। अब डोनेशन बढ़ेगा तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो इस पार्टी की, जो भी पार्टी हो एक्स वाई जेड, उसकी इनकम जो है वह क्या होगी, वह इंक्रीज हो जाएगी, उसकी इनकम जो है वह बढ़ जाएगी। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट अगर देखेंगे तो जो जब भी चुनाव होता है, तो चुनाव में क्या होता है, कोई भी पार्टी होती है, एक्स वाई जेड कोई भी पार्टी हो, क्या करती है, टिकट देने का काम करती है, देती है। अब टिकट देती है किसको? उम्मीदवारों को। अब उम्मीदवारों को जब टिकट देती है तो उसमें आजकल जो है एक विधानसभा या एक संसदीय क्षेत्र में मुख्य रूप से कई उम्मीदवार खड़े होते हैं। अब कई उम्मीदवार, मान लीजिए कि तीन चार उम्मीदवार जो यहाँ पे गए हुए हैं, लगभग मान लीजिए कि चार उम्मीदवार यहाँ पे गए हुए हैं, ठीक ना। तो चार उम्मीदवार यहाँ पे टिकट के लिए गए हैं। अब पार्टी दो आधार पे टिकट देती है, एक तो विनिंग परसेंटेज, है ना, और दूसरा चीज उनका मुख्य रूप से दबदबा कितना है, और तीसरा रूप से
वह डोनेशन मांगती है। डोनेशन का मतलब टिकट के लिए पैसा मांगती है। टिकट के लिए क्या मांगेगी? पैसा मांगेगी। जैसे टिकट के लिए पैसा मांगे कि हाँ आपसे हम 21 करोड़ रुपया लेंगे तो आपको टिकट देंगे, या आपसे हम 10 लाख रुपया लेंगे तो टिकट देंगे। अब ये प्रत्येक उम्मीदवार, जैसे अभी आपने देखा जनसुराज के बारे में, वह मुख्य रूप से 21-21 हजार रुपया जो है लिया था। 21-21 हजार रुपया लिए हुए थे। तो 21-21 हजार अगर 4 लोग दे रहे हैं तो 21 चौका कितना हो गया? 4 एकड़ 4, 4 दूना 8, 84,000। इसका मतलब 4 लोगों ने एक सीट के लिए नॉमिनेशन भरा तो 84,000 रुपये दिए, जिसमें से 21,000 का तो मान लेते हैं कि खर्च हो जाएगा। बाकी 63,000 जो है क्या होगा? पार्टी के पास क्या हो गया? बचत के रूप में, डोनेशन के रूप में चला गया, पार्टी के खाते में चला गया। ठीक ना? तो ऐसे एक टेरिटोरियल से हो रहा है, एक विधानसभा क्षेत्र से हो रहा है। तो समझिए, अगर बिहार की मैं एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि हाल ही में अभी यहाँ पे चुनाव हुआ है, तो 243 मुख्य रूप से विधानसभा सीट है वहां पे। तो 243 में अगर 240 पर भी अगर कोई उम्मीदवार उठाया हो, और मुख्यतः वह 240 गुणे 63 अगर आप कर दे रहे हैं, तो भी आप देखिए 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 7, 6 चौके 24, और 6 दूना 12 और 2 14, लगभग 0 2 1 5 1, लगभग उसके पास जो है वह आप देख सकते हैं 151.20 इतना लाख जो है रुपया इकट्ठा हो जाएगा। केवल एक राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहा है। तो दो तरह से पैसा आया, एक कार्यकर्ता के माध्यम से, एक टिकट के माध्यम से। लेकिन ये जो पैसा आ रहा है, जिसको मैं नामजद अभी बताया हूं, वह पैसा जो है इनकम टैक्स के दायरे में आपको दिखाई दे देगा। इनकम टैक्स के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा? पहली बात बताइए। इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। अब इनकम टैक्स के दायरे में आएगा तो इसमें से टैक्स कटेगा कि नहीं कटेगा? टैक्स कटेगा, कलेक्ट होगा टैक्स। तो टैक्स मुख्य रूप से इस पार्टी के मुख्य रूप से जो भी फंड है उससे क्या हो जाएगा? टैक्स जो है वह कट जाएगा। ठीक है? तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से है, इसमें टैक्स से चोरी नहीं की जा सकती है। अब दूसरा है गुमनामी वाला। गुमनामी वाला पार्ट कैसे चलता है? तो गुमनामी वाला अगर पार्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा? तो उसमें एक तरह का बॉन्ड होता था। ठीक ना? क्या होता था? बॉन्ड होता था। अब ये बॉन्ड कहाँ पे? एसबीआई जो है केवल इसी में मुख्य रूप से कार्य करता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ये आपको पता होगा। तो ये बॉन्ड जो है जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता था, क्या कहा जाता था? इलेक्टोरल बॉन्ड, है ना? अब इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या था? तो इसमें क्या होता था? कोई भी पार्टी हो, एक्स वाई जेड, और कोई पर्सन हो। अब पर्सन कौन होंगे जो इसमें दान देना चाहते हैं? वही पर्सन होंगे कि वह चाहते हैं या जानते हैं एक चीज की, ये अगर मैं पैसा दे रहा हूं तो इनकम टैक्स से भी बच जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये व्यक्ति होंगे जो मुख्य रूप से वह चाहते हो कि यह सरकार आ जाएगी तो मेरे नाम से या मेरे मुख्य रूप से अगर मेरी कंपनी चल रही है या मेरा कोई अगर धंधा चल रहा है, कोई कोई भी काम चल रहा है, तो मेरे ऊपर ढिलाई बरतेगी, इसलिए मैं इस जो है पार्टी को, एक्स वाई जेड पार्टी को क्या कर रहा हूँ? डोनेशन दे रहा हूँ। तो यह मुख्य रूप से जैसे कोई पर्सन है, वो क्या किए, कोई पार्टी वाई है उसको क्या किए? डोनेशन दिए। अब कैसे डोनेशन दिए? यहाँ पे गए एसबीआई के पास, और एसबीआई के पास जो है एक पर्चा लिए। अब ये पर्चा लेके लगभग मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया जो है वो क्या किए? डाल दिए। अब 1 करोड़ रुपया डाल दिए तो एसबीआई क्या देगा? एक पर्ची देगा। ठीक ना? अब ये है पर्ची। अब इस पर्ची पे क्या लिखा रहेगा? केवल 1 करोड़ रुपया। केवल क्या लिखा होगा? 1 करोड़ रुपया लिखा होगा। ठीक ना? और पार्टी, जिस पार्टी के लिए दे रहे हैं उस पार्टी को, जिस पार्टी का डोनेशन दे रहा है ना? लेकिन जो पर्सन देने वाला है, जो पर्सन इस पैसे को दे रहा है, उसका कोई नाम पता, उसका नाम, उसका पता, ये सब इस पे नहीं लिखा होता था। ये सब इस पे नहीं लिखा होता था। तो होता क्या था? इसमें तो आप देखेंगे इसमें क्या होता था? तो जब नाम नहीं लिखा होता था किसी व्यक्ति का, पर्सन का, तो यह पर्सन जो है, यह पर्ची जब मिलता था तो वो लेके जाता था किसके पास? जैसे वाई कोई पार्टी है, एक्स वाई जेड में कोई वाई पार्टी है, उसके पास जाता था तो कहता था भाई साहब ये पर्ची ले लीजिए, या ये पार्टी साहब ये पर्ची ले लीजिए, और मैंने आपके लिए डोनेशन दिया है, मुझ पर ध्यान दीजिएगा। मतलब आपकी गवर्नमेंट जब बनेगी तो मुझ पर ध्यान दीजिएगा। अब ये व्यक्ति जब यहाँ वाई पे गया, और सपोज दैट वाई की क्या बन गई? गवर्नमेंट बन गई, सरकार बन गई। तो सबसे पहले किस पे ध्यान देगा? इस पर्सन पे ध्यान देगा, है ना? इस पर्सन के नाम्स वैसे लाएगा जिस तरह से इसने इसका डोनेशन किया है। ठीक है? हो रहा है क्लियर?
लेकिन यह वाई जो पार्टी है, इसके पास तो ये पर्ची आई है, पैसा तो आया नहीं है। तो इस पार्टी वाई नामक पार्टी को पैसा कैसे मिलेगा? तो वाई नामक पार्टी को पैसा जो है मिलता था, ये पर्ची 15 दिन के अंदर, कितना, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर एसबीआई के पास लेके जाना होता था। अब एसबीआई के पास जब 15 दिन के अंदर वो लेके जाएंगे तो एसबीआई क्या करेगा, इस पार्टी के अकाउंट में क्या कर देगा, उस पैसे को ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरह के बॉन्ड को क्या कहा जाता था? इलेक्टोरल बॉन्ड। क्या कहा जाता था? इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इसमें बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कंपनियां, बहुत बहुत गुमनाम जो लोग हैं। तो ये गुमनाम क्यों मैं बताया, यही गुमनाम का मतलब, ये पर्सन जो है उसका नाम उस पर नहीं लिखा रहेगा, ठीक ना, उस पर्सन का नाम उस पर नहीं लिखा रहेगा किसने दिया है। हाँ, लेकिन वो पार्टी वाला जानेगा, क्योंकि वो ले जाके पर्सनली उसको दिया है, तो वो तो जानता है, उसके लिस्ट में है। तो इस तरह से ये सारी क्रियाएं होती थी, यह पहले चलता था, ठीक ना। लेकिन अभी पिछले वर्ष क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसको क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। यानी कहा कि नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है, यह गुमनाम वाला जो काम हो रहा है, यह कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 वाला जो है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन कर रहा है। इसलिए यह इलीगल है, यह गलत है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। तो यही मामला फिर से गया है अभी सुप्रीम कोर्ट में। बात आई समझ में? यही मामला फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। तो यह मुख्य रूप से आप समझ गए होंगे कि क्या पूरा है। तो पार्टियों के पास पैसा कैसे कैसे आता है, एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड से आता है, एक तो नामजद जो कार्यकर्ता है या पार्टी के टिकट देती है तब आता है। तो ये दो तरह से पार्टियों के पास पैसा आता है, कोई भी पार्टी, एक्स वाई जेड कोई भी पार्टी हो, ठीक ना। अब जितना ही उसके सदस्य बढ़ते चले जाते हैं, उतना ही उसका पैसा जो है वो बूम करता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए चर्चा में बना हुआ है, यह आया है मुख्य रूप से। अब आप समझ गए होंगे क्या भूमिका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने में फिर सहमति की है कि राजनीतिक दलों को 2000 रुपए से कम राशि के जो गुमनाम नगद जो चंदे होते हैं, वो चंदा स्वीकार करने की अनुमति देने के प्रावधान है उसको चुनौती दिया गया है, ठीक ना। कि मतलब 2000 रुपए से कम राशि का जो गुमनाम जो नगद चंदा है उसको स्वीकार जो करने की अनुमति देने वाला जो प्रावधान है उसको चुनौती दिया गया है याचिकाकर्ता द्वारा, किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में। तो गुमनाम मुख्य रूप से नगद चंदा क्या है, तभी मैंने आपको बताया गुमनाम चंदा क्या होता है। वो पर्सन होता था जिसका नाम उस पे नहीं रहता था, वो डोनेट करता था पार्टियों को, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप 71वीं बीपीएससी का मेंस देने जा रहा है, तो मेंस से संबंधित मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वह स्टार्ट हो चुका है। आप आसानी से इससे जुड़ सकते हैं और अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ जो है आपको गाइडलाइंस देंगे, इसमें मुख्य रूप से मेंटर का काम करेंगे, और पर्सनली मेंटर भी आपको मुख्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। और इस फी में आप जो है इसको मुख्य रूप से परचेज कर सकते हैं दिए गए नंबर पे आप कॉल करके, है ना। तो नगद दान पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 ए डी को हटाने की मांग की गई है, जो राजनीतिक दलों को 2000 तक या घोषित नगद चंदा करने की अनुमति देती है। इसको हटाने की भी बात की गई है कि 2000 से कम जो गुमनाम है, हालांकि 2000 से अधिक जो था उसको तो बंद कर दिया था पिछले वर्ष मैंने बताया, तो लेकिन 2000 से कम वाला चालू था, तो उसको भी बंद करने के लिए यह मुख्य रूप से क्या डाला गया है, याचिका डाला गया है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे होता है, तो आर्टिकल जो धारा 13 ए डी है, किसका? आईटी एक्ट का अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करने का रूप में चुनौती दिया गया है। क्यों? क्योंकि मतदाताओं को सूचित चुनावी निर्णय लेने के लिए राजनीतिक वित्त पोषण के स्रोत को जानने का अधिकार है। मतदाता ये जान सकते हैं कि हमारे पास जो उम्मीदवार आए हैं, या हमारे लोकसभा या हमारे जो है संसदीय क्षेत्र या हमारे जो विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, गुमनाम संपत्ति या पूर्ण संपत्ति जो है कितनी है, और मुख्य रूप से यह राजनीतिक वित्त पोषण के जो स्रोत जो है कहाँ कहाँ से इनको प्राप्त है, कहाँ कहाँ से ये पार्टी को जो है डोनेशन मिला है। तो इससे मतलब इससे पता चल जाएगा। अब जब गुमनाम रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कौन व्यक्ति दिया है, और वैसे जब पता चल जाएगा तो ये इस चीज का अनुमान लगाना मतलब आसान हो जाएगा लोगों के लिए कि हाँ, कि इस पार्टी को इतने बड़े बड़े लोग दान दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको लाभ पहुंचाने की बात है। तो अपने हिसाब से जो है सोच के वो क्या करेंगे। तो इस तरह से क्या कहा जा रहा है, आर्टिकल 19(1)(a) का जो है उल्लंघन मुख्य रूप से कर रहा है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मुख्य रूप से उसको जो है इसके पहले वाला प्रावधान था उसको काट दिया गया। अब ये वाला प्रावधान जो है 2000 से कम वाला, उसके लिए भी ये चुनौती दी गई है। फॉर्म 24A की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
ठीक है, अतिरिक्त सुधारों की भी मांग इसमें करने की बात की गई है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है आरपीए 1951 का, उसका धारा 29 बी अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक दलों को व्यक्तियों और कंपनियों से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करने की अनुमति उसमें देता है। कंपनी एक्ट 2013 देखेंगे तो कंपनियां पिछले 3 वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 7.5% तक दान कर सकती हैं, ये भी प्रावधान है। सरकारी कंपनी या 3 वर्ष से कम पुरानी कंपनियों को जो छोड़ के ये और सारी कंपनी जो है वो 3 वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ जो है प्रॉफिट है उसका 7.5% तक किसी भी पार्टी को दान कर सकती है। ये कंपनी एक्ट 2013 में प्रावधान है। आयकर एक्ट 1961 कहता है, ये धारा 80 जीजीबी और 80 जीजीसी कहता है कि कंपनियों और व्यक्तियों को राजनीतिक दलों या चुनावी ट्रस्टों को दिए गए दान पर कर कटौती का दावा करने की अनुमति है। मतलब अगर किसी पार्टी को अगर वह डोनेशन करते हैं तो उनके इनकम टैक्स में या उनके टैक्स में जो है कटौती की जा सकती है, ठीक ना। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। फिर विदेशी अंशदान जो विनिमय अधिनियम है FCRA 2010 का, उसमें आमतौर पर विदेशी दान प्रतिबंधित है, लेकिन एक संशोधन में जो विदेशी स्रोत को पुनः परिभाषित किया गया है, यानी विदेशी स्वामित्व वाली भारतीय कंपनियां जहां तक कि 50% से अधिक इसके दायरे से बाहर हो जाएंगी तथा उन्हें फेमा के क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत भीतर दान करने की अनुमति मिल जाएगी। चुनावी ट्रस्ट योजना 2013 का, उसमें क्या कहता है कि पंजीकृत राजनीतिक दलों से दान एकत्रित जो करती है चुनावी ट्रस्ट जो है उन्हें पुनर्वितरित करते हैं और अपनी आय का 95% वितरण करना होगा और नगद दान स्वीकार नहीं करना होगा, ये इसमें बात की गई है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया क्या क्या किया गया 1996 में हुआ है, उसके बाद से देखेंगे 2010 में भी आपको दिखाई देगा ये रिफॉर्म होते हुए, ठीक है। तो 74, 90, 93, 98, 2007, 2010 इस सभी चीजों में आप देखेंगे कि यह रिफॉर्म हुआ है, ठीक ना। तो यह क्या चीजें हैं मुख्य पॉइंट जो क्या था वो मैंने आपको बता दिया कि क्या मुख्य रूप से पॉइंट था इसमें, यही जानना था, ठीक ना। अब देखते हैं आगे, सब सर्वोच्च न्यायालय में गया है तो ये मामला फिर आएगा तो हम लोग विस्तृत रूप से उसको और पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।